हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो कि है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब फ्रांस में सोसाइटी कैसी थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के थोड़ा पहले फ्रांस में सोसाइटी वहाँ पे मतलब क्या चल रहा था? वहाँ पे जो जैसे यहाँ पे कास्ट है ना इंडिया में, वैसे ही वहाँ पे लोग कैसे थे, कैसे ऑर्गेनाइज थे, क्या था वहाँ का सोशल कल्चर क्या था? ठीक है, तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो देख लेते हैं। वहाँ में जो मोनार्क थे, जो राजा थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रांस में 1774 में बर्बन फैमिली, जो कि वहाँ रूल कर रही थी बहुत समय से, उसी के एक डिसेंडेंट जो है वो लुइस 16 थ्रोन संभालते हैं। और जब वो राजगद्दी पे बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल राजा जो बहुत सारा वेल्थ मिल जाता है, ऐसा नहीं है। जब वो राजगद्दी पे बैठते हैं तो तिजोरी खाली मिलती है। अब जब तिजोरी खाली मिली है, बहुत ज्यादा बर्डन है, क्योंकि अब फिर राजा का तो ऐसे भी लिविंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है, फिर उसको कोर्ट मेंटेन करना है, उसको गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाने हैं, तो बहुत कुछ था। और ये तिजोरी खाली होने की वजह से जो उनका डेट था, उनके ऊपर जो कर्ज था, वो बढ़ता जा रहा था। और कर्ज में और क्या चीज ऐड हो गया, तो ब्रिटेन, फ्रांस का जो एनिमी था, तो उसमें क्या हुआ कि वहां पे वॉर चल रहा था। ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ वॉर में अमेरिकन कॉलोनीज का साथ दिया फ्रांस ने। फ्रांस और अमेरिकन कॉलोनीज, जो ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाई हुई थी अमेरिका में, उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और फ्रांस, क्योंकि ब्रिटेन का दुश्मन था, तो इसीलिए फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को सपोर्ट किया वॉर में ब्रिटेन के अगेंस्ट। अब इससे क्या हुआ, तो वॉर का कॉस्ट होता है, वॉर में एक्सपेंसेस होते हैं, तो फ्रांस के ऊपर अब वॉर का भी कॉस्ट आ गया, उसका भी बर्डन बढ़ गया। ऊपर से अब राजा का कोर्ट बड़ा भव्य था, उसको भी मेंटेन करने का कॉस्ट था। अब और क्या क्या चीजें थी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी वहां पे जो रोज जो एक्सपेंसेस होते थे उसको मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली यही है कि राजा के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा था। अब कर्ज पे इंटरेस्ट भी पे करना है, वो भी बढ़ता ही जा रहा था। तो जब भी कर्ज बढ़ता है या ऐसे कुछ होता है, तो जो वहां की करेंसी होती है वो डेप्रिशिएट कर जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और उस समय आपको एक वर्ड मिलेगा अपने बुक में, लिवर। लिवर क्या था? तो लिवर जैसे यहाँ रुपया होता है ना, रुपीज, वैसे ही वहां फ्रांस में उस टाइम पे जो यूनिट ऑफ करेंसी थी फ्रांस की, वो थी लिवर। ठीक है, अब ये सब हो गया, आर्मी मेंटेन करने का भी कॉस्ट था, सब कुछ था। तो गवर्नमेंट को फोर्सफुली क्या हुआ, टैक्स को बढ़ाना पड़ा, ये सब अपने एक्सपेंस को मीट करने के लिए। तो गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाएंगे तो बर्डन किस पे आ गया? गरीब लोगों पे, है ना। तो अब ये चीज आपको वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो समझ आ। अब हम लोग थोड़ा सा सोसाइटी समझेंगे। तो जब आप सोसाइटी वाले पार्ट में जाओगे ना, तो आप वहां पे ये एक फिगर अपने बुक में देखोगे, ऐसे करके एक टेबल जैसा बना हुआ है। इसमें आपको समझ में आएगा कि वहां की सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। ठीक है, जैसे इंडिया में भी है ना, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं सब लोग, तो वहां पे भी ग्रुप में थे लोग, जैसे कि स्टेट्स में डिवाइडेड थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो जो फर्स्ट स्टेट था उसको क्या बोलते थे? क्लर्जी। और सेकंड स्टेट को नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट में काफी सारे लोग थे, बहुत बड़ा ग्रुप था उसमें, उसमें के अंदर भी, थर्ड स्टेट के अंदर भी ग्रुपिज्म था, उसके अंदर भी ग्रुप ऑफ पीपल थे। तो जो थर्ड स्टेट में तो थोड़े ऊपर वाले थे, वो थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, ये सारे थे। ठीक है, और उसके बाद थोड़े नीचे उससे पीजेंट्स, आर्टिसंस, ये सारे लोग थे। और उसके नीचे फिर स्मॉल पीजेंट्स, मतलब बिल्कुल ही छोटे, जिनके पास एकदम छोटी सी जमीन होती है, बहुत छोटी सी खेती करने के लिए, वो स्मॉल पीजेंट्स। फिर लैंडलेस लेबरर्स, मतलब जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, दूसरी की जमीन पे काम करते थे। सर्वेंट्स, नौकर, जो लोग बड़े, जो ये नोबिलिटी और क्लर्जी के यहाँ जाके काम करते थे, ऐसे लोग। तो इस तरीके से फ्रांस में सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी। अब ये डिवीजन था, तो अब क्या था डिवीजन, तीनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो दो क्लास थी, ये दोनों क्लास प्रिविलेज्ड क्लास थी, मतलब इनको बहुत ज्यादा फायदा मिला हुआ था, बेनिफिट, बर्थ से ही, क्योंकि ये इनका बर्थ होता था। और ये इस क्लास में, क्योंकि जो क्लर्जी का बेटा होगा वो क्लर्जी होगा, जो नोबिलिटी का बेटा है वो नोबिलिटी हो रहा था।
तो ये बाय बर्थ इनको कुछ प्रिविलेजेस थे, ये थे कि इनको टैक्स नहीं पे करना था। टैक्स जो था वो सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर्स पे करते थे टैक्स, ठीक है, ऐसा आपको मिलेगा बुक में टैक्स। तो सारा टैक्स बर्डन, अब जो टैक्स बढ़ाया गया था वहां पे, वो किस पे आया? थर्ड स्टेट पे आया। अब हम लोग और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि ये थर्ड स्टेट में टैक्स बढ़ाने के लिए क्या आया, तो फ्रांस में उस समय, ये तो 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे 90% जो पॉपुलेशन थी आपकी, वो 90% पॉपुलेशन क्या थी? पीजेंट्स थी, मतलब खेती बाड़ी करते थे। वहां एग्रीकल्चर ऑब्वियसली डोमिनेंट होगा, 90% लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब वहां पे खेती बाड़ी करने से क्या होता है? कितना ही पैसा आता है आपको पता ही होगा। लेकिन प्रिविलेज तो ये थे, सारा फायदा, मतलब ये कमा रहे, थोड़ा ही कमा रहे, उसमें भी टैक्स भर रहे हैं, और ये दोनों जो है वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट भी इनको ही बहुत सारा फायदा देती थी, फैसिलिटीज देती थी, ठीक है। अब क्या है, तो 90% आपकी पॉपुलेशन पीजेंट थी और 60% लैंड जो था, मतलब सोचो 60% लैंड जो है वो कौन ओन करता था? तो चर्च और जो यहाँ के रिच मेंबर्स है थर्ड स्टेट के, रिच मतलब ये बिग बिजनेसमैन वाले, तो 60, बाकी 40% लैंड बाकियों के पास था। और जो लैंड 60% था वो चर्च के पास था या फिर बड़े बिजनेसमैन के पास, ठीक है। उसके बाद ये जो नोबल्स थे, नोबल्स जो वर्ड मिलेगा, नोबल मतलब क्या होता है? मतलब जो थोड़े रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, ठीक है, नोबल्स। तो नोबल्स को क्या था कि फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थे। अब हम देख रहे हैं कि जो 60, इतना सारा लैंड जो है वो अमीर लोगों के पास है, बड़े बिजनेसमैन के पास है। तो अगर ज्यादा लैंड बड़े बिजनेसमैन के पास होगा तो क्या होगा? तो जो गरीब लोग होंगे वो बड़े बिजनेसमैन के लैंड में जाके काम करेंगे, है ना। तो अब बड़े बिजनेसमैन के लैंड पे काम करेंगे तो उनको तो बहुत छोटा सा वेजेस दे देंगे, सैलरी दे देंगे, लेकिन बड़ा हिस्सा किसके, और ऊपर से उनको कभी कभी तो और भी ज्यादा उस पर रेंट भी, लैंड पे काम करने के लिए रेंट भी उनको देना पड़ता था काफी ज्यादा। तो ये फ्यूडल जो वर्ड है ना, फ्यूडल प्रिविलेजेस, ये फ्यूडल प्रिविलेजेस ये नोबल क्लास के पास था, ठीक है, जो बड़े बिजनेसमैन थे थर्ड स्टेट के, और ये लोग, ठीक है। तो ये क्या करते थे? लैंड दे देते थे और उस पे या तो जो छोटे लोग जिनके पास कम पैसा था वो इनसे लोन लेते थे, और फिर ये लोन पे ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट को चार्ज करते थे, ज्यादा ब्याज पे लोन देते थे। तो ऐसे लोग, तो जो पीजेंट, जो छोटे गरीब जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, वो लोग इसके डेट ट्रैप में फंस जाते थे, ठीक है, कर्ज वाले चक्कर में फंस जाते थे। अब क्या होता था कि चर्च भी जो है वो भी टैक्स लगाता था। यहाँ पे बुक में आपके दिया हुआ है, चर्च जो है वो एक तरीके का टैक्स लगाता था, उसको बोलते हैं तिथिस। तिथिस पीजेंट से लेता था, ठीक है। और एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स भी लगता था इसके अंदर, जिसको कहते थे टेले, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस जिसको टेले कहते थे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते थे, जैसे कि खाने पीने की चीजों पे, जैसे कि नमक पे, टबैको पे, है ना, इन सब चीजों पे भी टैक्स लगते थे। तो बेसिकली जो जितना टैक्स का बर्डन था वो किसके ऊपर था? वो थर्ड स्टेट के ऊपर था, और थर्ड स्टेट में भी जो पीजेंट सेक्शन जो था ना, उनके ऊपर था, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।